हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। हमारी जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से यह समझ पाना मुश्किल होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या ठीक होगा। मेरी भी हालत कुछ ऐसे ही हो गई थी। मेरे पति ने वह सब करवाया मुझसे जो शायद कोई भी पति अपनी पत्नी से यह नहीं करवाता है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम मोहिनी है और मेरे पति का नाम मनोज है। मैं 35 साल की हूँ। शादी के 10 साल बाद तक मेरी कोई संतान नहीं है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। अब तो हम दोनों ही बहुत दुखी रहने लगे। पहले 1-2 साल तक तो हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा था। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा नहीं होने के कारण हमारे रिश्ते में थोड़ा कड़वाहट आ गया था, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। अब उनके घर वाले भी मुझे ताने देते हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ। उन लोगों को क्या पता कि कमी मुझ में नहीं बल्कि उनके बेटे में है। लेकिन यह सब जानते हुए भी मैं अपने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकल गई तो पूरे घर की बदनामी हो सकती है। इसी वजह से मैं अपने सास ससुर की ताने सुनती रहती हूँ। एक दिन मनोज ने मुझसे कहा, देखो मोहिनी, घर के लिए तो वारिस चाहिए। यह हमारे घर वाले कह रहे हैं। तुम्हें पता है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा, पर यह बात मेरे घर वालों को नहीं पता है। वह कह रहे हैं जहां मर्जी इलाज करवा लो, पर मुझे बच्चा चाहिए। बस इस घर के लिए एक वारिस चाहिए, वरना यह घर पूरा सूना सूना लगता है। मैं इलाज के बहाने अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी को सारा बात बताई। तो वह बोली, दामाद जी तो ठीक ही कह रहे हैं बेटी, तुम तो रानी बनकर राज करोगी उस घर में। बस कमी है तो एक औलाद की। तुम्हारे पति के पास क्या नहीं है, इतना सारा संपत्ति है, शॉपिंग मॉल है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो कोई वारिस तो चाहिए। इस बारे में तुम अपने देवर से बात क्यों नहीं करती हो। मैंने मम्मी की बात मानकर अपने देवर को हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताया। मेरा देवर जो था वो बहुत ही समझदार लड़का था। जब उसको मेरी बात पता चली तो उसने कहा, मोहिनी, आप 10 सालों से इतने दुख झेल रही हो, फिर भी आपने घर में किसी को इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने कहा, अगर मैं बता देती हूँ तो तुम्हारे भैया की बदनामी होगी। तो देवर राहुल ने कहा कि होने दो, इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं, तो तुम सबकी ताने क्यों सुनती रहती हो। मेरे देवर जी राहुल, जो 36 साल के हैं, अविवाहित आदमी थे। पहले मेरे देवर जी चेन्नई की एक कंपनी में काम करते थे। अब बस 2 महीने पहले ही वह दिल्ली आ गए। घर में देवर जी की शादी की बात चल रही है, लेकिन देवर जी हैं कि शादी करना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगा कि कहीं मेरे देवर जी राहुल मेरे पति की तरह तो नहीं है। एक दिन मैंने हिम्मत करके देवर जी को पूछ लिया, राहुल, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। अब तो आप 36 साल के हो चुके हैं, आप कब शादी करेंगे। तब राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस वह मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे और वहां से चलते बने। मैंने देवर जी की मदद ली और कहा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर का पता कीजिए, मैं इनका इलाज करवाना चाहती हूँ। तब राहुल ने कहा, तुम भैया को छोड़ क्यों नहीं देती हो। तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो जो तुम्हें जिंदगी की खुशी नहीं दे सकता है। क्या पैसा ही सब कुछ होता है।
मैंने कहा, मैं पैसों के लिए तुम्हारे भैया के साथ नहीं हूँ। अगर मैं इनको छोड़कर चली भी गई तो कौन मुझे अपनाएगा? सब तो मुझे ही सुनाएंगे कि शायद मैं गलत हूँ, इसलिए पति को छोड़कर आ गई। तब राहुल ने कहा कि मैं हूं ना, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। मैं राहुल की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गई कि वह कहना क्या चाहते हैं। जब भी मैं राहुल को देखती हूँ तो राहुल हमेशा गुमसुम रहते हैं। एक दिन मैंने राहुल से पूछ लिया, क्या आप किसी लड़की से प्यार करते थे? क्या वह आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लिया है क्या? तब राहुल ने एक शीशा लाकर मेरे सामने रख दिया और बोलने लगे कि हाँ, मैं इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने तो किसी और से शादी कर ली है। जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा और राहुल की बातें सुनी तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? राहुल ने कहा कि हम दोनों तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तब से ही तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब मैं चेन्नई नौकरी करने के लिए चला गया तो तुम्हारी शादी मेरे भैया के साथ हो गई। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? तुम तब भी तो मुझे बता सकते थे। तब राहुल ने कहा कि मुझे लगा था कि मैं कॉलेज खत्म करने के बाद एक अच्छा सा नौकरी कर लूंगा और उसके बाद मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मेरे आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। राहुल ने कहा कि अगर उस वक्त मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी मिल जाती भैया की शादी में आने के लिए, तब भी मैं शायद कुछ कर पाता, लेकिन मैं शादी के 6 महीने बाद जब आया और तुम्हें अपने भैया के पत्नी के रूप में देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था, जिसको मैंने इतना चाहा था, आज वह मेरे भैया की पत्नी है। उसके बाद मैं फिर से चेन्नई चला गया और इतने सालों बाद अब दिल्ली वापस आया हूँ। मोहिनी, अब मैं अपने आप से भागते भागते थक चुका हूँ। एक तो मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, दूसरा जब भी मैं तुम्हें भैया के साथ देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता हूँ। काश मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों में ही बता देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो शायद आज हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते। मैंने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। मैं थक चुकी हूँ यह जिंदगी जी के, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे भैया के साथ। उन्होंने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। हम दोनों तो कहने के लिए पति पत्नी हैं। घर की इज्जत की वजह से मैं इतने सालों से चुप बैठी थी, लेकिन अब और नहीं, सहन करने की भी एक सीमा होती है। तुम कुछ भी करो, बस मुझे इस नरक भरी जिंदगी से निकालो। मैं और यह जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। उस वक्त मेरे पति हम दोनों के पीछे खड़े होकर हम दोनों की बातें सुन रहे थे। मैंने जब पलट के देखा तो सामने मेरे पति खड़े थे। मैंने उनसे लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछा, आप कब आए? तो उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लगता है तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही हम दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अब रात हो चुकी थी। डिनर खाने के बाद मैं सोने के लिए चली गई। अगली सुबह मैं जब पूजा करके अपने कमरे में आई तब मैंने देखा कि मेरे पति ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहने लगे कि इसमें तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे लगा कि लिफाफे में ऐसा कौन सा तोहफा है। जब मैंने लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें डिवोर्स के पेपर थे। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान होकर उनकी तरफ देख रही थी। तब उन्होंने कहा कि मोहिनी, मैं तुम्हें आजाद कर देना चाहता हूँ। 10 सालों से मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया हूँ, ना ही एक पति का सुख और ना ही औलाद का। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अब खुशी से जियो। एक तरफ तो मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम मेरे पति ने जो कुछ भी किया, चलो
ठीक ही किया। अब कम से कम मैं अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ गुजार पाऊंगी। मेरे पति ने घर में सबको बोल दिया कि वह मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में भी सबको बता दिया कि इतने सालों से कमी उनमें थी, मुझ में नहीं। अब मैं और राहुल बहुत ही खुश थे कि तलाक के बाद हम दोनों अब एक हो पाएंगे। तलाक की तारीख भी नज़दीक आ गई और मेरी तलाक हो गई। उसके बाद मनोज जी ने कहा कि मोहिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से हमारे ही घर की बहू बनो। मैं उनकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, आप क्या बोलना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उस दिन मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही तलाक दे देता। मनोज जी ने हम दोनों के बारे में घर वालों को बताया। उसके बाद हम दोनों के परिवार वालों ने मिलकर मेरी और राहुल की शादी करवा दी। अब राहुल मुझे पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही खुश हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।